हेलो बच्चे लोग, चलिए विलियन चैप्टर को आगे बढ़ते हुए हम आज पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्यक गुणधर्म। देखिए, विलियन के बहुत सारे गुणधर्म ऐसे होते हैं जो उसमें मिलाए जाने वाले विलेय की प्रकृति पर डिपेंड करते हैं। अर्थात वो कौन सा विलेय है, वो आयनिक विलेय है कि आणविक विलेय है, उसमें आयंस मिल रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं घुलने के बाद, इसके आधार पर डिसाइड होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता की यदि हम बात करेंगे तो कोई भी विलियन में हम उसमें आयनिक विलेय मिलाएंगे तभी वह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। इसी तरह से विस्कोसिटी, चालकता, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ये बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो कौन सा विलेय है उसके नेचर के आधार पर डिसाइड होता है। परंतु कुछ गुण ऐसे हैं जो विलेय के नेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, उसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं। कितने विलेय की कण उसमें उपस्थित हैं, जितने ज़्यादा विलेय के कण होंगे, अणु होंगे, उतनी ज़्यादा वह गुण दिखाई देगा। तो ऐसे गुण को कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुओं की संख्या पर आधारित गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो किसी विलियन की नेचर को, बिहेवियर को एक्सप्लेन करने वाले ऐसे गुण जो विलेय के कणों पर आधारित होता है, उसे हम कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। ये कुछ लक्षण या ये कुछ शर्त होनी चाहिए किसी अणुसंख्यक गुणधर्म के वाले विलियन के लिए। किसी विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म के लिए ये कुछ बातें आवश्यक रूप से हमें समझनी और जाननी और उसमें होनी चाहिए। देखिए, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, प्रकृति पर नहीं। ये तो डेफिनेशन ही हो गया। दूसरी बात है, विलेय अवाष्पशील होना चाहिए। अवाष्पशील विलेय युक्त विलियन में ही अणुसंख्यक गुणधर्म देखे जा सकते हैं। अगला है, विलियन अत्यंत तनु होना चाहिए। अवाष्पशील विलेय जो मिलाएंगे वह बहुत ज़्यादा मात्रा में भी मिला देंगे तो हम अणुसंख्यक गुणधर्मों का मेजरमेंट या उसको नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए विलियन तनु होना चाहिए तो क्लियर पता चलता है उसके अणुसंख्यक गुणधर्म। विलेय का वियोजन या संगुणन नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, कुछ विलेय ऐसे होते हैं जिनको हम विलायक में डालते ही वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, खास करके आयनिक पदार्थ। तो हम सोच रहे हैं 50 अणु उसमें डाले हैं, लेकिन उसमें वो घुलने के बाद 100 हो गए या 150 हो गए, 2 गुना या 3 गुना आयनों में टूट गया, तो वो हमको वही अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं आएगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अलग दिखाएगा वो। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो एसोसिएट हो जाते हैं, आपस में 2 या 3 अणु जुड़ जाके बड़े अणु बना लेते हैं। हम सोच रहे हैं कि 50 अणु डाले हैं, जबकि उसके अंदर यदि प्रेक्षण किया जाए तो वो 25 हैं। तो वहाँ पर भी अणुसंख्यक गुणधर्म, वो एक्चुअल अणुसंख्यक गुणधर्म हमको नहीं दिखाएगा जो एक्चुअल में उसका है। और लास्ट एक इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो विलियन की मोललता पर या विलेय के मोल फ्रैक्शन पर सीधा सीधा डिपेंड करता है। ये एक संबंध है मोलालिटी और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो यदि इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो यदि हम किसी प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रूव करना चाहते हैं तो उसको ये हम प्रूव कर दें कि वो मोलालिटी पर डिपेंड है, मोलालिटी के समानुपाती है या मोल प्रभाज पर निर्भर है, तो वो अपने आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, जिसको हमें याद रखना चाहिए। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लो, दिमाग में आप लोग बैठा लो। अब हम देखते हैं कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताए गए हैं, जिसमें से 2 हम यहाँ पे लिख दिए हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और दूसरा है हमारा परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, OP, जिसको हम पाई से डिनोट करते हैं। तीसरा होता है हिमांक में अवनमन,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और नंबर 4 है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आज का क्लास हमारा रहेगा इस 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर पूरा डिटेल रहेगा। डेफिनेशन, उसका डेरिवेशन, अंकित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं वहाँ तक हम लोग जाएंगे, पूरी तरह से 100% क्लियर करेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1, RLVP। तो देखिए, इससे संबंधित आप पढ़ चुके हैं। हम लोग जब पढ़े थे वाष्प दाब एवं राउल्ट के नियम वाले वीडियो जाकर के आप देख लो, जिनको भी कोई डाउट है या जो नहीं पढ़े हैं, RLVP क्या है वहाँ पर बता दिया गया है। देखिए, हम जानते हैं कि जब किसी भी सॉल्वेंट में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो शुद्ध विलायक की तुलना में अब उस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। अवनमन का मतलब होता है कम हो जाना, घट जाना। तो हम एक रिलेशन निकालते हैं, राउल्ट के नियम से ही निकाला जाता है। इस तरह से राउल्ट का नियम कहता है कि विलयन का दाब विलायक के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है, और यहाँ से हम इसको डेरिवेशन निकालते हैं जो कि आपको बताया जा चुका है। तो हमको लास्ट में ये हमको मिलता है PA0 PA/PA0। ये होता है RLVP, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि विलेय के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। इसी इक्वेशन को हम कहते हैं RLVP। ऊपर को कहते हैं LVP, लोडिंग इन वेपर प्रेशर, इसको कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन, और जब इससे भाग दे देते हैं तो उसको कहा जाता है आपेक्षिक अवनमन। तो ये हमको मिलता है XB के बराबर। अब इसको थोड़ा हम आगे बढ़ते हुए ये सिद्ध करेंगे कि यह RLVP एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको देना है तो आपको यहाँ से शुरू करना होगा। हम जानते हैं राउल्ट के नियम से करके यहाँ से आप शुरू करोगे, और अभी हम इससे आगे बढ़ते हुए आपको बता रहे हैं कि कहाँ तक आपको आंसर लिखना है। तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं फार्मूला से। विलेय का मूल प्रभाज का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। ये मोल फ्रैक्शन के डेफिनेशन है। अब हम यहाँ देखें कि विलयन अत्यंत तनु होना चाहिए, मतलब विलेय बहुत कम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हम शर्त लगा देंगे, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट मस्ट बी वेरी लेस देन 1। तो जब ये बहुत कम होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो Na + Nb। बी के मोल्स इतने कम हैं, इतना डाइल्यूट है कि वो विलायक के मोल्स में उसको ऐड कर देने से कोई मेजरेबल कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Na के समतुल्य बोलेंगे, और उसके कैलकुलेशन हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमको क्या मिल जाता है, RLVP = NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये हमको मिल जाता है। अब इसको फिर और आगे हम चलते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, और मोल्स के डेफिनेशन को हम सॉल्वेंट के लिए हम लिख देते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास NB, और ये ऊपर आ जाएगा Na/WA हो जाएगा ऐसा। तो अब देखिए, इसको थोड़ा और रीअरेंज करते हैं। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसको हम लिख देंगे ऐसा, ये। अब देखिए और क्या लिख सकते हैं, ये क्या है जरा ध्यान दीजिए। तो विलेय के मोलों की संख्या विलायक में, ये हमारा मोलरता हो गया। 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, ये मोलालिटी है। तो हम इसके हम लिख देंगे मोलालिटी। अब हम देखते हैं, ये तो कांस्टेंट है,
मोलर मास हमेशा कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट और इक्वालिटी साइन के बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये समानुपातिक चिन्ह हम लगा देंगे तो हमको मिल जाता है ये। हम ये सिद्ध कर दिए कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। तो जो मोललता के समानुपाती है, मोललता पर निर्भर करता है, वह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। इसीलिए यह एक अणु संख्या गुणधर्म है। मोललता का मतलब ही क्या होता है, मोलों की संख्या पर निर्भर है, अणुओं की संख्या पर निर्भर है, इसीलिए यह एक अणु संख्या गुणधर्म है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि RLBP वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म है, इसको सिद्ध कीजिए, तो आपको राउल्ट के नियम से ही आपको शुरू करना है। यहाँ से यहाँ तक आपको हम पहले बता चुके हैं कैसे हम लोग यहाँ तक डिराइव करते हैं। आप लोग वाष्प दाब एवं राउल्ट के नियम वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से हम आगे आपको बताए हैं, यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जाओगे और ये प्रूव कर देने तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान निकालने का सूत्र क्या है, उसको हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन देखते हैं, उसके बाद कुछ उसके आंकिक प्रश्नों का हल देखेंगे। तो हमको देखिए इस डेरिवेशन के लिए आपको क्या करना है, वहीं से आगे बढ़ना है। अभी हम लोग क्या देखें, नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट, जो कि इसके बराबर होता है। अब इसको हम फिर आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम मोल्स के डेफिनेशन से हम राइट हैंड साइड को क्या लिख सकते हैं, मोल इक्वल होता है गिवन मास अकाउंट मोलर मास, इसका गिवन मास और मोलर मास। इसी तरह से विलायक के लिए लिख देंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं, आपको फार्मूला मिल जाएगा PA नॉट PA अपॉन PA नॉट इक्वल टू हम लिख देंगे WB अपॉन MB, और ये उलट जाता है, ठीक है, MA अपॉन WA। अब उनको निकालना क्या है, विलेय का मॉलिक्यूलर मास अणु भार निकालने के लिए, तो इसको हम इधर रख करके ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए इसको हम ले गए हैं यहाँ पर और इसको लेके आ जाएंगे यहाँ, और ये चला जाएगा यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है हमारा, त्रिज्या गुणा है ना, तो ये यहाँ गया, ये हमारा फार्मूला निकल करके आता है। ये है आपका अणु भार ज्ञात करने का सूत्र, किसके, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से किसी अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान निकालने का सूत्र हो गया ये। अब इसका हम लोग यूज करते हुए कुछ आंकिक प्रश्नों का हल आपको बताते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, 20 अंश सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम एसीटोन में 1.2 ग्राम विलेय मिलाया गया है, कोई विलेय हो सकता है, और उस विलयन का वाष्प दाब 182.5 mm मरकरी है, ठीक है, ये दाब की छोटी इकाई है। यदि एसीटोन का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक अर्थात एसीटोन है इसमें, उसका वाष्प दाब 185 mm मरकरी है, तो पदार्थ की मोलर संहति, हिंदी में मोलर संहति, संहति मतलब भी भार होता है, द्रव्यमान होता है, तो मोलर मास या आणविक द्रव्यमान निकालें। देखिए क्या कहते हैं, पहले फार्मूला लिख देते हैं, पहले फार्मूला में हम लिख दें ये देखिए, ये हमारा RLBP से मॉलिक्यूलर मास निकालने का सूत्र। इसमें क्या क्या दिया है, इसको अपने खोजना है और रख देना है। WB क्या होता है, विलेय का दिया गया द्रव्यमान। विलेय कौन है, कोई भी विलेय है जिसका कितना है 1.2 ग्राम, तो WB हमको दिया हुआ है 1.2 ग्राम। MA ये क्या है, विलायक है, विलायक का कौन है इसमें, एसीटोन, एसीटोन का अणुभार MA, एसीटोन का अणुभार CH3COCH3 58 ग्राम होता है, ठीक। उसके बाद देखिए ये क्या है, PA नॉट, ए विलायक
और नॉट मतलब शुद्ध, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहाँ लिखा है, एसीटोन का वाष्प दाब 185 mm और PA चाहिए, मतलब विलियन का वाष्प दाब यहाँ। तो देखिए इसका वाष्प दाब 182.5 mm मरकरी है। और क्या बच गया, WA विलायक का दिया गया द्रव्यमान, यहाँ बोल रहे हैं एसीटोन विलायक है 100 ग्राम, तो हो जाएगा हमारा 100 ग्राम। कुछ भी डिफिकल्टी इसमें नहीं है, सभी को इसको पुट करना है आपको सीधा सीधा। 1.2 ग्राम यहाँ रखेंगे, MA की जगह रख देंगे 58 ग्राम, PA नॉट की जगह रखेंगे 185, यहाँ पर रख देंगे 185 माइनस 182.5 और यहाँ रख देंगे 100 ग्राम। तो आसानी से आपको आंसर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाता है 51.5 AMU या इतना ग्राम बोल सकते हैं ना। कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन फिर से है, 0.6 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोल करके विलयन बनाया गया है और उस विलयन का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब निकालने के लिए बोल रहे हैं, क्या होगा। और इस ताप पर जल का जो कि विलायक है उसका वाष्प दाब 24 mm मरकरी है। फार्मूला लिख दिए हम। अब देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। PA नॉट क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दे दिया है 24 mm मरकरी। और उसके बाद WB क्या है, विलेय का दिया गया द्रव्यमान 0.6 ग्राम। MA क्या है, ये विलायक का अनुभार, विलायक का अनुभार 18 ग्राम, पानी है विलायक। PA नॉट दे दिया गया है और PA क्या है, विलियन का वाष्प दाब, इसी को हमको ज्ञात करना है। और WA विलायक का दिया गया द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम जल में, तो WA हो गया हमारा 100 ग्राम। इसको इसमें रख दो, कुछ भी विशेष कठिनाई नहीं है, सिंपल है। 0.6 इंटू MA कितना है 18, इसके बाद PA नॉट कितना है 24, इसके बाद PA नॉट 24 माइनस इसी को हमको निकालना है 100, ये देखो। और MB दे दिया है 60 ग्राम, इसको लिख देते हैं हम लोग 60 ग्राम। ठीक, अब इसको कैलकुलेशन करना है, तो इसको हम इधर ले आ रहे हैं। 24 माइनस PA बराबर लिखते हैं हम लोग 0. ठीक है, इसको दशमलव हटाने के लिए नीचे में 10 का गुणा कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा 600, ये हट जाएगा, अब ये हो जाएगा 600। दशमलव हटाएंगे तो 10 का गुणा करेंगे, 10 कैसे गुणा हो गया तो 600 बन गया, या यहाँ कर दो कहीं भी, अब कटा दो, इसको फिर दशमलव बदल देंगे 1 2 3 1 2 3 0.04 1 2 3 4 1 2 3 4 दशमलव। देखिए जब इसको रीअरेंज कर दिए तो इतना इतना आ गया। अब PA निकालना है, इसको हम इधर ले आते हैं ताकि पॉजिटिव रहे, और इसको इधर ले आते हैं। अब इसको इसमें माइनस कर देंगे, 24 में 0.04 को माइनस हमको करना है, 23.9, ये हो जाता है हमारा 23.9। और चूंकि ये वाष्प दाब है तो इसको हम लिख देंगे सब MM मरकरी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर भी आएगा, सब इसमें आएगा MM मरकरी में। तो इस तरह से बहुत सिंपल इसके क्वेश्चन होते हैं, देख लीजिए इसको। तो इस तरह से होता है हमारा RLBP कंप्लीट। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, परासरण दाब, जिसको हम लास्ट वीडियो में इसमें भी काफ़ी इसके बारे में आपको बता चुके हैं। सिर्फ हमको फार्मूला डिराइव करना है, कुछ आंकिक क्वेश्चन के हल देखने। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेस क्या है, कैसे होता है, ये आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। हम इससे अब आगे बढ़ते हैं। तो वान हाफ ने बताया कि तनु विलयनों का
जैसे अवाष्पशील पदार्थ है कि तनु विलयनों का जो नेचर होता है, जो बिहेवियर होता है, वो गैस के समान माना जा सकता है, क्योंकि इसमें अत्यंत तनु होने के चलते यह गैस के समान इसके व्यवहार को, इसके नेचर को माना जा सकता है। तो जिस तरह से गैस पर दाब का प्रभाव पड़ता है, उसी तरह से तनु विलयनों पर उसके परासरण दाब का प्रभाव पड़ता है। दोनों के नेचर को लगभग सेम मान लिया गया है। तो उन्होंने कहा कि गैस का जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT, वो अवाष्पशील विलेय युक्त तनु विलयनों में भी लागू हो सकता है, लागू किया जाता है। तो वहीं से हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू वान था जो गैस इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन को हम अवाष्पशील विलेय युक्त तनु विलयनों के लिए भी हम लोग लागू कर सकते हैं। तो PV = nRT, इसमें हम ये जो वाष्प दाब है गैस के लिए है, उसको हम तनु विलयन के परासरण दाब से रिप्लेस कर सकते हैं। πV = nRT लिखेंगे। तो V बराबर हम लोग लिख सकते हैं, तो पाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं n/V/RT। और ये क्या है भाई हमारा पर लीटर में नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। चाहे किसी भी मेथड से निकालते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये विलेय के मोलों की संख्या पर लीटर कहने से कंसंट्रेशन टर्म है। पाई = हम लिख सकते हैं CRT। n/V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सांद्रता है, सांद्रण विलयन का सांद्रण n/V। तो ये हमको एक रिलेशन निकल के आता है, एक फार्मूला मिल जाता है। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। तो देखिए, T केल्विन टेम्परेचर कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, और ये दोनों जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट और इक्वालिटी के बदले हम लिख सकते हैं ये। तो ये जो परासरण दाब है वह विलयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ये हो सकता है मोलालिटी हो, मोल फ्रैक्शन कहीं से निकालें। इसका मतलब क्या हो रहा है, विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या पर या उसके अणुओं की संख्या पर, कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। ये फार्मूला बताता है कि यह मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। इसीलिए पाई अर्थात परासरण दाब भी एक अणु संख्यक गुणधर्म है। यदि आपको ये कहा जाता है कि परासरण दाब अणु संख्यक गुणधर्म है, सिद्ध करिए, तो आप लोग यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि वान ठाप के अनुसार गैसों के बिहेवियर के समान ही तनु विलयनों का बिहेवियर है, इसलिए हम लोग गैस इक्वेशन लगा करके हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहीं से हम निकालेंगे अवाष्पशील विलेय का अणु भार निकालने का सूत्र, यहाँ से हमको फिर मिलेगा। इसी में से हम आगे बढ़ते हैं। पाई = CRT से, पाई = CRT। वापिस हम लोग C की हम रख देते हैं NB/V/RT। NB क्या है, अब B क्यों लिख दी, क्योंकि विलेय के लिए है। तो विलेय की मोलों की संख्या जो होता है वो दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान होता है, तो वो नीचे आ गया, और ये V ऑलरेडी पहले से है, और इस तरह से RT। ये हमको फार्मूला मिल रहा है परासरण दाब से जुड़ा हुआ। यदि अणु भार के लिए अलग से इसको लिखना है तो इसको रीअरेंज कर देते हैं। ये पाई यहाँ आ जाएगा। ये हो गया आणविक द्रव्यमान निकालने का सूत्र। यहाँ पर खास ध्यान देना है आपको, वो हमारा होता है टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए। टेम्परेचर केल्विन में रहेगा, और पाई जो है वो हम किसमें लेंगे, ATM में। जो परासरण दाब लेंगे वो ATM में होना चाहिए, और जो आयतन है V हमेशा वो लीटर में लेना है, लीटर में लेना है। ये हमेशा लीटर में रहेगा, मतलब SI यूनिट, ये लीटर में रहेगा और ये केल्विन में रहेगा। ठीक है, तो R का जो वैल्यू हो जाएगा, गैस कांस्टेंट का वैल्यू भी लीटर ATM पर केल्विन पर मोल में लिखा जाएगा। 0.082 लीटर
atm पर केल्विन पर मोल, इस वाले वैल्यू को हमको लिखने हैं। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि परासरण दाब से संबंधित जब भी आंतरिक प्रश्नों को हल करेंगे तो इस फार्मूले में हम क्या को रखेंगे, केल्विन टेम्परेचर में रखना है, ये लीटर में हो गया, और पाई जो है एटीएम में रहेगा, तो इसलिए गैस कांस्टेंट जो है लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल वाला को रखा जाएगा। चलिए कुछ हम इसमें देख लेते हैं आंतरिक प्रश्न। ये है क्वेश्चन, प्रोटीन का एक विलयन है जो 100 ml में बना हुआ है, 7 ग्राम प्रोटीन मिला हुआ है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयन का परासरण दाब दिया जाए 25 mm मरकरी, तो प्रोटीन का अणुभार निकालिए। सब अणुभार निकालने के अलग अलग सूत्र हैं, वो कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसका फार्मूला हमको लगाना रहता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो प्रोटीन का परासरण दाब वाला इसमें हमको दिख रहा है, तो परासरण दाब वाला फार्मूला हमको लगाएंगे। तो इसमें हम फार्मूला लिख देते हैं पाई इंटू बी, ये हमारा अणुभार निकालने के सूत्र है, किससे, परासरण दाब से। तो इसमें क्या कर दिया है देख लीजिए, अणुभार निकालना है डब्ल्यू बी, विलय कर दिया गया द्रव्यमान 7 ग्राम, प्रोटीन कितना है 7 ग्राम है, आर गैस कांस्टेंट हमको पता है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, इसको हमको पुट करना है यहाँ। टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, ध्यान रखना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो जब कभी भी सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलते हैं तो 273 जोड़ दिया जाता है। कितना हो गया भाई, 7 3 10 1 4 7 3 11 310 केल्विन हो गई। और आपको क्या चाहिए, पाई का मान दे दिया है 25, पाई का मान दे दिया है 25 mm मरकरी, ठीक है, और क्या दे दिया हमारा निकालना है। अब यहाँ पर देखिए आपको बताया गया था कि इस फार्मूला में पाई हमेशा एटीएम में रखना है, वायुमंडलीय, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज होता है, 760 mm मरकरी इज इक्वल टू 1 एटीएम, 760 mm मरकरी से बनता है 1 एटीएम, या होता है ये, तो हमको किसको बदलना है, 25 mm मरकरी को, 25 mm मरकरी को बदलेंगे तो क्या हो जाता है, इसमें डिवाइड हो जाएगा 25/760, तो ये अब बन जाता है एटीएम में कन्वर्ट हो गया, तो उसको एटीएम में हमको रखना है। अब इसमें मान रख देते हैं, डब्ल्यू भी कितना दिया है 7 R 0.082, टेम्परेचर 310 हो गया, पाई का मान हो गया कितना, इसको रखना है अब 25/760 लीटर में, इसको रखना है लीटर में। वॉल्यूम कितना दे दिया है भाई 100 ml। अच्छा एक चीज़ और यहाँ देखना है, वॉल्यूम दे दिया है 100 ml, तो इसको भी हमको लीटर में रखना है, तो लीटर में इसको बदलेंगे तो क्या होता है, 1000 का भाग हो जाता है, 1000 ml का 1 लीटर, 100 ml का कितना, तो 100/1000, अब ये बन जाता है लीटर। इसको आप काट के ही रख सकते हैं, 1/10 लीटर हो गया, इसको हम लिख देंगे 1/10। अब इसको फिर से हम लोग रीअरेंज करेंगे और आप कटाना है, इसको हम दशमलव को भिन्न बदल देंगे, तो इसकी जगह हम 1 और 3 शून्य आ जाएगा, नीचे में 1000, तो इसको हम लिख देते हैं 82 और 310, और ये जो बटे के बटे हैं सब ऊपर चले जाएंगे जी। अब ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पहले से 25 गुणित 1 को छोड़ दीजिए, ये इसके चलते हमको कितना लिखना है, दशमलव को भिन्न बदल दिए तो 1000, 1 और 3 शून्य, इस तरह से हमारा ये होता है। अब इसको हमको कटाना है, 59.7 आता है, जो कि ग्राम लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि आणविक द्रव्यमान। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन
सरल होते हैं। बस इन कुछ टर्म कंडीशन को आपको याद रखना है, यूनिट वगैरह को कैसे लिखना होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो। अब देखिए इसके बाद परासरण दाब में से एक और बात हमको पढ़नी है। आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक 3 प्रकार के विलयन होते हैं। यदि 2 विलयन है ए और बी, दोनों के यदि परासरण दाब समान है तो उसको हम लोग बोल देते हैं दोनों आइसोटोनिक है एक दूसरे के, अर्थात दोनों में परासरण दाब सेम है। तो वहां पर क्या होगा, विलायक के कणों का मूवमेंट कहीं भी नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों तरफ परासरण दाब सेम है। ठीक है। और हाइपोटोनिक उसको कहते हैं यदि ए बी से इसका परासरण दाब कम है, जिसका परासरण दाब कम होता है उसको उसके ज़्यादा वाला से तुलना करते हुए हाइपोटोनिक कहते हैं, और जिसका परासरण दाब ज़्यादा होता है वो कम की तुलना में हाइपरटोनिक कहलाता है। तो परासरण दाब के आधार पर विलयन के 3 प्रकार हैं। आइसोटोनिक, दोनों का परासरण दाब समान होगा, और हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, कम वाले जिस परासरण दाब कम होता है उसको हाइपोटोनिक कहेंगे और ज़्यादा वाले को हाइपरटोनिक कहेंगे। तो हमारे ब्लड में आप लोग देखेंगे जब कोई भी दवाई को इंजेक्ट करते हैं तो कुछ दवा बहुत दर्द करता है, बहुत पीड़ा देता है। तो हमारे ब्लड के परासरण दाब से यदि वो समान परासरण दाब वाला केमिकल को डालते हैं दवाई को तो दर्द नहीं करता है, और यदि हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक को इंजेक्ट करते हैं तो वो हमको पीड़ा देता है। तो आइसोटोनिक समपरासरी विलयनों के लिए भी हम एक फार्मूला निकालेंगे, इससे भी प्रश्न आते हैं। यदि हम कोई 2 द्रव लेते हैं, यदि इसको हम अर्धपारगम में झिल्ली से सेपरेट कर दें तो विलायक है, दोनों का यदि परासरण दाब समान है तो इसको ए और बी को हम एक दूसरे के समपरासरी कहते हैं। और दोनों का परासरण दाब समान है तो इसका मतलब इधर से जितना दाब लगेगा उधर से उतना ही दाब लगेगा। तो विलायक के कणों का मूवमेंट कहीं भी नहीं होता है, इसमें गति नहीं होती है। तो दोनों का जब परासरण दाब समान होता है तो हम लोग लिख सकते हैं CRP, इसका कंसंट्रेशन को हम लोग 1 ले लेते हैं और दूसरे वाले के कंसंट्रेशन को 2 ले लेते हैं। ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो हमको क्या मिल जाता है, एक फार्मूला मिलता है यहाँ से, और C1 को लिखते हैं हम लोग N1 V1 बराबर N2 V2। सांद्रता की परिभाषा से पर लीटर में घुले हुए मोलों की संख्या, तो ये 1 और 2 दो अलग अलग विलयन है, तो यहाँ से हमको एक फार्मूला मिलता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये मोल्स हैं, मोल्स का आधार पर बदलना चाहें तो इसको हम बदल सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ये V1 नीचे में आ जाएगा इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास V2। कभी कभी दोनों के विलयन भी का आयतन भी उतना ही रहता है तो दोनों कट जाएगा, और इससे हम लोग निकाल सकते हैं एक का द्रव्यमान दिया गया, द्रव्यमान दिया है, अनुभार दिया हुआ है, तो दूसरे का कितना द्रव्यमान उसमें घुला गया है वो हम निकाल सकते हैं, या उसका अनुभार यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न भी देख लेना है, बहुत आसान होता है, अंकित प्रश्न इससे भी करा देते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है, ग्लिसरीन का 10.2 ग्राम प्रति लीटर में विलयन बना हुआ है और ग्लूकोज का 2% विलयन, दोनों आइसोटोनिक है, समपरासरी है। यदि ग्लूकोज का अनुभार 180 है तो ग्लिसरीन का अनुभार बताइए बोल रहा है। समपरासरी विलयन वाला फार्मूला हमको यूज करना है। दोनों समपरासरी हैं, दोनों में थोड़ा ये देखना है कि ये प्रति लीटर में बना है, इसका आयतन 1000 ml का है, और ये 2% बोल रहा है। जब भी परसेंट बोलता है तो हम लोग उसको आयतन को या उसको टोटल को हम लोग 100 मान लेते हैं। यहाँ विलियन में है तो 100 ml हो जाएगा इसका विलियन, तो 100 ml में ये घुला हुआ है और ये 1000 ml में कितना ग्राम घुला हुआ है, इसको आपको समझना है। तो यहाँ पर 2 ग्राम 100 ml घुला है, उसका आयतन को 100 रखेंगे, इसमें आयतन को हम लोग 1000 ml रखेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या निकल के आता है, यहाँ पर N1 V1 बराबर N2 V2 है। ठीक है, मान लो इधर को हम लोग ग्लिसरीन मान लेते हैं, ग्लिसरीन मान लिए, और इधर को ग्लूकोज का ले लेते हैं, ग्लूकोज
ठीक, तो देखिए N1, ये फार्मूला हमारा ऐसा बन जाएगा, देखिए क्या क्या दिया है, क्या हमको निकालना है। ये देखिए W1 ग्लिसरीन के लिए माने हैं, तो ग्लिसरीन का दे दिया गया है 10.2। इसका मोलर मास ग्लिसरीन का हमको निकालना है। इसका वॉल्यूम कितना है, ग्लिसरीन का बना हुआ है 1000 ml में। इसका वेट कितना है, 2% है, मतलब 2 ग्राम हो रहा है, 100 ml में 2 ग्राम। और उसका मोलर मास 180 है ग्लूकोज का। और इसका वॉल्यूम कितना है, 2% बोल रहा है, मतलब उसको हम लोग 100 ml मान लेते हैं। परसेंट का जब भी आएगा मतलब उसमें हम लोग टोटल क्वांटिटी या टोटल वॉल्यूम को 100 माना जाता है। इस तरह से इसको हमको कटा देना है। ठीक है, इसको हम दशमलव फिर से भिन्न में बदलेंगे, तो 1 और 0 10 और होगा, तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 4 तो 0 हो गया। यहाँ से भी कर सकता है, 3 0 ऐसा कर जाता है जी। ठीक, ये कटा 2 9 इसको कटा देते हैं। ठीक, क्या बचा देखिए 102। अब देखिए हम इस M1 को इधर ले जाते हैं, क्योंकि हमको M1 निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। अब बटे में हम बच गया है 10 बराबर M1 बटे 9 है, यहाँ 9 बचा, तो M1 बराबर हम लोग लिख देंगे, इसको भी इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फिर ये गुणा बटे 10। देखिए 9 दूना 18, 9 0 0 1 हो गया, और 9 कम 9 बटे 10, 91.8। ठीक है, 10 9 90, 10 एकम 10.8, इतना ग्राम। ये आ गया ग्लिसरीन का आणविक द्रव्यमान। That's all for the day. See you on next day. Till then, bye. Good luck.